हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं भारतीय इतिहास के स्रोत में लौकिक साहित्य के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बताया था धार्मिक साहित्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने वेद के बारे में बताया था। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको उपनिषदों के बारे में, फिर बताया था आरण्यक के बारे में, फिर बताया था वेदांग और पुराण के बारे में। इसके बाद हमने रामायण और महाभारत के बारे में भी आपको बताया था। सूत्र और कल्पसूत्र के बारे में बताया था। आज की वीडियो में लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे, तो देरी ना करते हुए फटाफट से देखते हैं लौकिक साहित्य क्या होता है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का उल्लेख किया गया है। जीवनी किसी की भी हो सकती है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है, यानी कि भारत के इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। इसका मतलब जो जीवनी होंगी वो प्राचीन इतिहास के लोगों के बारे में ही होंगी। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि चाणक्य थे, जिसको हम कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं। प्राचीन इतिहास में चाणक्य का विशेष महत्व है, आप सब जानते ही होंगे। इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी हमको मिलती है। किनके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कश्मीरी कवि कौन है? कलहण। इनके द्वारा क्या रचित है? रास तरंगिणी, जो कि ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद हम विशाखादत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस को देख लेते हैं, जो सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र के द्वारा रचित बृहत कथा मंजरी और मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्या है? ये सोर्सेज हैं, यानी कि स्रोत हैं। कौन कौन से? मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, ये तीनों हैं इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। इसके बाद हम देखते हैं संगम साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम शुभकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौन सा? महाभाष्य और मालविकाग्नि मित्रम। राजशेखर कृत प्रबंध कोश से गुजरात के चालुक्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यवन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी हमको गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित और वाक्यपति का गोडबहो, विल्हड़ का विक्रमादेव चरित और पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित, हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल चरित और जयनत कृत के द्वारा पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय हैं। ये सारे क्या हैं? जीवनी हैं, जिनके द्वारा हमको क्या पता चलता है? प्राचीन इतिहास का स्रोत पता चलता है, यानी कि हमको उस समय के सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है। किनके द्वारा? ये सभी जिनको मैंने अभी आपको नाम बताए थे, जैसे चाणक्य, कलहड़, रास तरंगिणी, मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, बुद्धचरित, हर्षचरित, इन सभी के बारे में हमको प्राचीन इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विदेशी यात्रियों के विवरण थे, उनके द्वारा हम कैसे प्राचीन इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। दूसरा, चीनी यात्रियों के वृतांत। तीसरा, अरब यात्रियों के वृतांत। तो पहला हम देखते हैं यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। यूनान और रोम के लेखक जो थे, कौन कौन से थे? हेरोडोटस थे, टेसियस थे और मेगस्थनीज थे और डाइमेकस थे और डायोनीसियस थे, प्लीनी थे, टॉलमी थे, पेरिलिप्स ऑफ द इरीथ्रियन सी थे। चीनी यात्रियों के विवरण के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। कौन के बारे में? यूनान और रोम के लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले हेरोडोटस का नाम आता है। इसे इतिहास का भी जनक माना जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का उल्लेख किया था, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। टेसियस के बारे में हम देखें तो यह ईरान का राजवैद्य था, यानी कि जो राजा था उसका पर्सनल कौन था? वैद्य था।
यानी कि चिकित्सक था। इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों के द्वारा प्राप्त किया था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, यानी कि इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है भारत के संबंध में। इसके बाद सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में कौन कौन थे? निर्याकस थे, आनेसिक्टस थे तथा अरिस्टोबुलस थे। इनके विवरण में अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेगस्थनीज के बारे में। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक अपने पुस्तक में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में उल्लेख किया है, जिसके द्वारा हमको प्राचीन भारत के बारे में अच्छे से समझ में आ जाता है। किसके द्वारा? मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक के द्वारा। अब हम देखते हैं डाइमेकस। यह सीरियन नरेश एंटीयोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसके बाद हम देखते हैं डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। प्लिनी के बारे में देखें तो उसने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख किया था। किसने किया था? प्लिनी ने। नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी ने ही लिखी थी। इसके बाद टॉलमी के बारे में हम देखें तो टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग 150 ईस्वी में भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना भी की थी। पेरिलिप्स ऑफ द इरीथ्रियन सी के बारे में जाने तो इस पुस्तक की रचना एक अज्ञात लेखक, यानी कि जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी प्रमाण नहीं ज्ञात किया है, के द्वारा लगभग 80 ईस्वी में की गई थी, जो उस समय हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। यानी कि ये एक ऐसा व्यक्ति था, यानी कि पेरिलिप्स ऑफ द इरीथ्रियन सी एक ऐसी पुस्तक का नाम है जिसका लेखक का नाम अभी तक किसी ने भी ज्ञात नहीं कर सके हैं। यह जो व्यक्ति था जिसने भी पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की पुस्तक का निर्माण किया था, वह हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। बस इतना ही अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसका नाम अभी तक किसी ने भी ज्ञात नहीं किया है। पता चलेगा तो आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा। इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का उल्लेख भी किया गया है। चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में अब हम देखते हैं, यानी कि चीनी यात्रियों के जो वृत्तांत थे उनके द्वारा हम किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि हम भारत के इतिहास को जानने में सरलता पूर्ण रहेगी। तो विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री बहुत ही ज्यादा प्रमुख थे। चीनी यात्रियों के लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फायान के बारे में हम देखें तो यह चीनी यात्री लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्हीं को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुप्त काल के एक फेमस कौन रह चुके हैं, आप कमेंट में बताइए। तो इसने अपनी लेख में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध भी बताया है। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। हुएनसांग के बारे में देखें जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। यहाँ लगभग 16 वर्ष तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। किसने? हुएनसांग ने, जो किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि भी दी थी। किसने? हुएनसांग को किसने दी थी? हर्षवर्धन ने शिलादित्य की। और इसकी पुस्तक जो थी वो थी सीयू की। इसके बाद हम देखते हैं सुंगयुग। यह चीनी लेखक था जो कि 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थीं। इत्सिंग के बारे में देखें तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उस समय के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे पढ़ने के लिए, एवं अपने समय के भारतीय इतिहास का उल्लेख किया था। किसने? इत्सिंग ने। अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में देखें तो अरब के मुसलमान लेखक जो थे हसन निजाम, अल मसूदी, सुलेमान, अल बरूनी, अल बिला, दूरी, निजामुद्दीन तथा फरिश्ता के रचनाओं से भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल बरूनी के बारे में देखते हैं जो कि एक अरब यात्री का था।
इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी कि खीवा में हुआ था। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी था, जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इसने तहकीक-ए-हिंद यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना भी की थी, जिसमें भारतीयों के तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया गया था। सुलेमान के बारे में देखें तो इसके रचनाओं से प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। अल मसूदी, इसने एक पुस्तक लिखी जिसको मुरूरज जहब, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो थे, इनके द्वारा हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पहला अभिलेख, दूसरा मुद्रा और तीसरा स्मारक। अभिलेख क्या होता है, मुद्रा क्या होता है और स्मारक क्या होता है, तीनों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं। यानी कि अभिलेख को क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र, यानी कि जो पुराने लोग थे, यानी कि राजा महाराजा जो थे, जो लेख लिखवाते थे, उन्हीं को ही पुरालेख शास्त्र कहते हैं। यानी कि उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, अभिलेखों के नाम से जानते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं यानी कि पत्थर की जो शिला होती है वहां पर, स्तंभों पर यानी कि खंभों पर, दीवार मुद्राओं और ताम्रपत्र पर खुदे जाते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई प्राप्त अभिलेख है, जो कहां पर है, मध्य एशिया में। कलिंग नरेश खारवाल के हाथी गुफा अभिलेख से सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमको मिलती है। एरण अभिलेख में सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। यवन राजदूत जो थे होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा यानी कि गरुण स्तंभ लेख से भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब हम देखते हैं मुद्रा। मुद्रा के द्वारा हम कैसे पता करें प्राचीन भारत को समझने के लिए। प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ग्रंथों में इन्हें कर्षापण यानी कि पुराण, धरण और शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। अधिकांशतः आहत सिक्के चांदी के टुकड़े हैं, यानी कि चांदी के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिन पर विभिन्न आकृतियां अंकित की गई हैं। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों के द्वारा ही किया गया था। मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण भी मिलता है। कनिष्क के सिक्के से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि जो कनिष्क के समय पे सिक्के चलाए गए थे, उन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। पद्दुचेरी के निकट अरिकामेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं स्मारक। स्मारक से हम कैसे पता करते हैं। स्मारक के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियां, इमारतें आदि आती हैं, जिनसे हमें विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर, दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं तथा दोनों शैलियों के मिश्रण को बेसर शैली के नाम से जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हमको पता लगे कि हमारी वीडियो कैसी है। और एक सुंदर सा कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।